हमने टॉपिक लिया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ही है, साइंस का चैप्टर है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड जीन्स इन पर्टिकुलर। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि थ्रू द जीन्स और इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो उसको ही क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कह सकते हैं, या उसको ही इनहेरिटेंस ऐसे कह सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ह्यूमन का कोई बच्चा है तो ह्यूमन जैसे दिखेगा, मंकी का कोई बच्चा है तो मंकी जैसे दिखेगा, तो इसको ही हम क्या कह सकते हैं? इनहेरिटेंस। तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही सेम कॉपी बन जाती है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। कंपेरेटिवली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ क्या होता है कि एग्जैक्टली वहाँ जेनेटिक्स एक्सचेंज होता है, या वहाँ जीन का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो एक प्रोसेस है कि जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स से वो बच्चों को दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी ऐसे कहा जाता है। जो हेरिडिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग लुक लाइक पेरेंट। तो हेरिडिटी ही है कि जिसकी वजह से जो भी बच्चा है वो अपने उसके मम्मी पापा जैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल मंकी का बच्चा मंकी जैसे दिखेगा, जो गाय और बैल है उनका बच्चा गाय या बैल जैसा ही दिखेगा। देर आर सम सिमिलैरिटी। जब भी रिप्रोडक्शन करके जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, हम जनरली एक्चुअली ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या होता है कि हमें बहुत सारे कुछ फीचर्स हमारे जो होते हैं तो मम्मी पापा जैसे होते हैं, हम उसको सिमिलैरिटी कहेंगे। लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली हम उनके जैसे नहीं दिखते, हम उनसे थोड़े अलग दिखते हैं। जैसे यानी कि एक भाई और एक बहन की अगर बात करें, या दो भाई की बात करें, या दो बहन की बात करें, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों क्या होता है? अलग अलग दिखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वेरिएशन ऐसे कहेंगे। तो डीएनए क्या है? डीएनए इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल स्टोर्ड। हमारा एग्जैक्टली बॉडी कैसे बनना है? तो प्रोटीन से बना है। तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन बनाना है, कितना प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है? तो ये डीएनए में स्टोर है। और डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए एग्जैक्टली न्यूक्लियस में होता है। तो हर सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। और जो डीएनए होता है वही डिसाइड करता है कि आगे जाके एग्जैक्टली क्या प्रोटीन बनाना है। एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस दिया है हमने, ये सेल लिया है, पर्टिकुलर एक सेल लिया है। उस सेल में एक न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो न्यूक्लियस में क्या है? अलग अलग एग्जैक्टली यहाँ एक ही क्रोमोसोम दिखा है, तो यहाँ बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम को अगर हम ओपन करें तो ओपन एग्जैक्टली ऐसे दिखा गया, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो उसमें से एक जो पोर्शन है, एक सेगमेंट को क्या कहते हैं? तो जीन्स ऐसे कहते हैं। ये जो पोर्शन है, तो एक मिनट, ये जो पोर्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए ऐसे कहते हैं। तो यहाँ एक लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, यहाँ एक राइट हैंड साइड में स्ट्रैंड है। तो एग्जैक्टली एक जीन और दूसरा एक हाइड्रोजन बॉन्ड टू दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, रफली इनमें क्या होता है कि इसमें 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। वैसे ही अगर हम 10 इसकी बात करें, 10 स्ट्रैंड की, या अदरवाइज हम कह सकते हैं यहाँ से एक लूप से नीचे के लूप तक, तो एक लूप का डिस्टेंस यानी कि 10 जो है, तो 10 जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका अगर डिस्टेंस देखें तो वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और एग्जैक्टली ये जो दो स्टैंड है, तो दो स्टैंड का जो रफली डिस्टेंस है या विड्थ कह सकता है, वो कितना आता है? तो 2 नैनोमीटर होता है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक इन्होंने दिया था। तो जीन्स क्या है? तो एक सेगमेंट है डीएनए के ऊपर जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है या स्टोर की गई है कि एग्जैक्टली कैसा प्रोटीन बनाना है और कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है। प्लांट हाइट जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट हाइट की बात करते हैं तो प्लांट हाइट क्या है? तो ये प्लांट हाइट अगर किसी प्लांट की ग्रो करनी है तो हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो पर्टिकुलर एक कोई तो ग्रोथ हार्मोन रहेगा कि जो पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रेट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। वैसे ही अगर जो पर्टिकुलर एंजाइम जो पर्टिकुलर हार्मोन से आ रहा है,
तो दैट इज लिंक टू अ पर्टिकुलर हार्मोन ड्यू टू विच प्लांट हाइट इंक्रीजेस। मान लीजिए किसी कारणवश मान लीजिए जो हार्मोन है, हार्मोन सही से डेवलप नहीं हो रहा है। अगर हार्मोन डेवलप नहीं होगा तो एंजाइम डेवलप नहीं होगा, और एंजाइम डेवलप नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं होगी। अगर मान लीजिए एंजाइम ही नहीं आया या हार्मोन ही नहीं आया तो ग्रोथ भी क्या आएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्रोमोसोम की बात करें तो रफली ऐसे दिखता है क्रोमोसोम। तो इस एग्जैक्टली ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये वाला हिस्सा एक और ये वाला हिस्सा एक। हाँ, तो ये जो अपर है, अपर के साइड छोटा होता है तो उसको पी आर्म कहते हैं, नीचे की जो साइड होती है थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको क्यू आर्म कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये बीच में ये दोनों अटैच है, या रादर ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए, तो अपर आर्म को और लोअर आर्म को, तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इनको आर्म्स कहते हैं, ये पी आर्म हो गया, ये क्यू आर्म हो गया, और एक इसका ड्राइंग है। तो ये एग्जैक्टली क्रोमोसोम जो है, तो क्रोमोसोम का डिजाइन है। तो क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम इट इज अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कैरी द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यानी कि जीन्स कहते हैं, जीन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली किस में स्टोर्ड है, तो डीएनए में स्टोर्ड है। हर डीएनए किससे बना है, तो जीन्स से बना है। तो इनडायरेक्टली क्रोमोसोम क्या करता है, तो जीन्स को कैरी करता है, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो एग्जैक्टली बना रहता है न्यूक्लिक एसिड पर प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम कैन इजीली बी सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस। यानी कि अगर आप जनरल केस में अगर बात करें तो जनरल केस में हमें क्या होता है, जनरल केस में हमें तो दिखता ही नहीं है क्रोमोसोम, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें सेल न्यूक्लियस को, तो सेल न्यूक्लियस में हमें जनरली क्या मिलेंगे, ऐसे ऐसे धागे मिलेंगे। तो इस एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये तो क्रोमेटिन फाइबर्स है, और ये जब ऐसे बन जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, तो ऐसे शेप में आ गए तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम ऐसे कहते हैं। तो ये शेप हमें ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ही मिलता है और फॉर पर्टिकुलर टाइम ही मिलता है, यानी कि कंटिन्यूसली नहीं मिलता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम किससे बना है, तो डीएनए से बना है। इट अपीयर्स डम्बेल शेप मिडवे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान ही हम जनरली उसको देख सकते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या है, तो ये एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट्स। तो यानी कि ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा या लेफ्ट वाला हिस्सा या राइट वाला हिस्सा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे डिवाइड करता है। तो सेंट्रोमियर हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन इन ईच क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर का एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, तो उसके बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम का अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का जो शॉर्ट आर्म होता है उसको पी आर्म कहते हैं, जो बीच वाले ये कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद जो लंबा आर्म रहता है तो क्यू आर्म होता है। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये क्या है, अगर खोलने के बाद इसमें क्या है, तो धागा मिलेगा। तो ये धागा ही क्या है, तो डीएनए। और हर धागे पे क्या है, छोटे छोटे क्या मिलते हैं हमें। तो इस पर्टिकुलर इसमें मान लीजिए एक जीन्स मिला, यहाँ एक जीन्स मिला, यहाँ एक जीन्स मिला, तो यहाँ हमें अलग अलग जीन्स मिलता है। तो जीन से क्या बना है, तो डीएनए, और डीएनए से क्या बना है, तो क्रोमोसोम बना है। तो अगर मान लीजिए सेंट्रोमियर जो है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, तो इसको इस केस को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है, और ये जो शेप दिखता है वो शेप कैसा दिखता है हमें, लेटर वी, इंग्लिश लेटर वी की तरह, अल्फ़ाबेट की तरह दिखता है। और ये दोनों जो आर्म्स है वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं इस केस में। अगर हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है समवेयर नियर द मिड पॉइंट, यानी एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। तो उसकी वजह से जो आर्म्स रहते हैं उसका शेप एल शेप हो जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल की जैसा। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आर्म बड़ा है और दूसरा आर्म छोटा है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या हो जाता है कि सेंट्रोमियर नियर वन एंड, तो एक ही एंड के पास आ जाता है। तो उसकी वजह से जो इंग्लिश लेटर जे है, तो जे जैसा ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है, तो इंग्लिश लेटर जे ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। एंड वन आर्म स्मॉलर देन द अदर, यानी कि एक छोटा है, इसमें भी एक क्या है, बड़ा है। तो पहले के केस में हम इसको क्या कहते थे, पहले के शेप में एल जैसा दिख रहा है तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। जो जे शेप दिख रहा है इसको हम एक्रोसेंट्रिक ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद है टीलोसेंट्रिक में क्या हो जाता है, एक जो क्रोमोसोम है एकदम एंड पे आ जाता है आर्म के। तो इसकी वजह से आई जो शेप है, इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट आई जो है, तो वैसे हमें ये दिखता है क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्म। तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली ओनली वन आर्म ही इसमें प्रेजेंट है। अगर हम इसकी ड्राइंग देखें तो बुक में भी कुछ ड्राइंग दी है। तो ये क्या हो गया, तो ये मेटासेंट्रिक है,
ये सब मेटासेंट्रिक है, उसके बाद ये एक्रोसेंट्रिक है और ये टीलोसेंट्रिक है। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम के जो टाइप्स है दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर जो है। तो ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर कहिए या हम उसको कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमें कुछ नंबर दिए है, तो ये हमें अगले जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है तो उसमें हमें याद करना है। तो क्रैब में 200 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेज में 20, फ्रॉग में 26, राउंड वर्म में 4 क्रोमोसोम होते हैं, एंड पोटैटो में 48 एंड ह्यूमन में 46। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी पेयर कितने हो गए? तो पेयर हो गए 23। तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एग्जैक्टली जो डीएनए बना है तो ये एग्जैक्टली इसी एसिड से बना है, ये एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? क्रोमोसोम मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम डीएनए से बने हैं, और डीएनए किससे बना है? तो न्यूक्लियक जीन से बना है, और जीन्स किससे बने? तो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड पहले डिस्कवर किया था स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिजनर ने। तो एग्जैक्टली उन्होंने ढूंढा था 1869 में, वाइल ही वाज स्टडिंग द वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड के स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया गया लिक्विड जैसा। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? तो उसको उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट था, दूसरी जगह पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था। तो इट ओनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो इसलिए उसको क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड ऐसा कहा गया। इट इज प्रेजेंट इन ईच सेल। तो बॉडी के हर एक सेल में क्या है कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, यानी डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि 46 जो क्रोमोसोम है वो सब जगह ही अवेलेबल है बॉडी में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है तो सभी ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट रहता है। अगर हम वायरस की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग, तो सभी जगह में हमें क्या मिलेगा? डीएनए का स्ट्रक्चर अवेलेबल मिलेगा, और ये प्रेजेंट है सभी जगह पे। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग। तो डीएनए किसको कंट्रोल करता है? फंक्शनिंग एंड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ या रिप्रोडक्शन हम जिसको कहते हैं ऑफ द सेल। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्चुअली डिवीजन को ही क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली फंक्शनिंग, ग्रोथ, डिवीजन या रिप्रोडक्शन, जो अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ऑफ द सेल, एंड इसलिए क्या करता है? ये पूरे सेल को ही कंट्रोल करता है, तो इसको क्या कहते हैं? मास्टर मॉलिक्यूल ऐसा कहा जाता है। तो ये डीएनए को क्या कहा जाएगा? मास्टर मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जो मान लीजिए नंबर सिर्फ बदलते रहेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहेगा डीएनए का तो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम ही रहेगा। 1953 वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो 1953 में क्या किया था? डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसमें क्या है एग्जैक्टली हम देखेंगे इसमें ये कैसे दिया है। तो एग्जैक्टली ये डबल हेलिक्स मॉडल कह सकता है, या ऐसा कह सकता है। तो ये एक मॉडल दिया था, उसमें क्या एक्चुअली 2 पैरेलल स्ट्रैंड है, एक दूसरे से अटैच्ड है, और ये हेलिकली रैप्ड है ऑन ईच अदर। तो 2 पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, डबल हेलिक्स अरेंजमेंट कहते हैं इसको। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है किससे बना है? तो न्यूक्लियोटाइड से बना है। जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, मान लीजिए अगर मैं न्यूक्लियस का डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा अगर ड्रॉ करूँ और दूसरा एक ऐसा ड्रॉ करूँ, तो हम अगर हम इस पर्टिकुलर से बात करें तो ये जो स्ट्रैंड है वो किससे बना है? तो ये नाइट्रोजनस बेस से बना है, जैसे एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन से बना है। इवन उसमें क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, एंड प्लस उसमें क्या रहता है? तो उसमें शुगर भी होता है। जो नाइट्रोजन बेसिस है, तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और जो प्यूरिन है, तो प्यूरिन कौन है कि एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको ही हम केमिकली क्या कहते हैं? प्यूरिन ऐसे कहते हैं। जो पिरीमिडिन थे, साइटोसिन एंड थायमिन, इनको ही क्या कहते हैं? केमिकली हमें उसको पिरीमिडिन ऐसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? तो एग्जैक्टली मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, तो उसमें एक्टिव न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और एक शुगर मॉलिक्यूल, यानी ये नाइट्रोजन बेस प्लस ये फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, और मान लीजिए शुगर का मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली पेंटो शुगर होती है, तो पेंटो शुगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इन तीनों का एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्ड होता है, तो उससे क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेसेस आर ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ एग्जैक्टली ऐसे निकालूँ डीएनए, तो यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड और यहाँ का एक न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस क्या करेगा? एक दूसरे, यहाँ का भी एक नाइट्रोजन बेस, यहाँ का भी एक नाइट्रोजन बेस क्या करेगा? एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एडेनिन जो होता है, तो एडेनिन हमेशा पेयरिंग करता है थायमिन के साथ, यानी कि ए विल ऑलवेज डबल बॉन्डेड टू टी, एंड साइटोसिन जो होता है वो पेयर विद ग्वानिन। तो क्या होता है? साइटोसिन इज ऑलवेज ट्रिपली बॉन्डेड टू द ग्वानिन।
डीएनए की बात करें, एडेनिन इज ऑलवेज डबल बॉन्डेड टू द थाइमिन एंड ग्वानिन, या साइटोसिन है तो साइटोसिन इज ऑलवेज ट्रिपली बॉन्डेड टू द ग्वानिन। अगर हम जीन्स की बात करते हैं अभी, यानी जो डीएनए होता है, डीएनए किससे बना है तो बहुत सारे जीन से बना हो रहता है। तो ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम डीएनए से बने रहते हैं एंड सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, जीन्स ऐसे कहते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा हमने अगर एक मान लीजिए डीएनए लिया और डीएनए का एक पर्टिकुलर ये हिस्सा लिया, तो इस हिस्से को इस हिस्से को क्या कहेंगे, इस टोटल हिस्से को हम एक जीन कहेंगे। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन। डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जीन। मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट, मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड नंबर 4, ऐसा कुछ अरेंज है तो ये अलग प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर हम इसको ही थोड़ा सा अरेंज कर दें, यानी कि 4 पहला आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया और 3, तो ये न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन बनेगा। इसमें और क्या प्रोटीन बन सकता है, मान लीजिए 2, 3, 4, 1, ये भी प्रोटीन बन सकता है। तो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो जाएगा तो अलग अलग प्रोटीन बनने चालू करेंगे। तो जीन्स आर अरेंज इन अ लाइन। तो जीन्स क्या होता है, जीन्स एक के ऊपर एक लाइन में रहते हैं। ये जीन्स यहाँ है, ये जीन्स यहाँ है, इवन ये जीन्स यहाँ है, ये जीन्स यहाँ है, ये जीन्स यहाँ है, तो ये लाइन से अरेंज है। जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। तो इनडायरेक्टली क्या है, क्रोमोसोम जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वो जीन ही है कि जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या सेल को कंट्रोल कर रहा है। तो जीन्स क्या है, दे ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है या बच्चा है, तो उसको जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक देना है वो काम कौन करता है, तो जीन्स करते हैं। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट कौन है, तो जीन्स है। बिकॉज ऑफ जीन सिमिलैरिटी इन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, तो बच्चा अपने मम्मी पापा जैसे दिखता है। मान लीजिए हमको 2 कान है, मम्मी पापा को भी 2 कान है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स। तो हमको एक नाक है, मम्मी पापा को एक नाक है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द जीन्स। तो जो जीन क्या करता है, हर एक जीन क्या होता है कि मिनिमम एक जो प्रोटीन है, तो मिनिमम एक प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन क्या कैरी करता है। कुछ जीन्स ऐसे भी है कि जो मोर देन 1 प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें और उसमें अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा या सीक्वेंस ऑफ जीन्स देखा या सीक्वेंस ऑफ डीएनए देखा, तो इन सारे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, जीनोम्स ऐसे कहा जाता है। जीनोम की वजह से क्या करते हैं कि लाइनेज जो है, यानी कि एग्जैक्टली हेरिडेटरी किसका कैरेक्टर है, तो इसकी हम बात कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई क्रिमिनल करने में भी, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, हर बंदे का अलग होता है या हर पर्सन का अलग होता है, यानी कि दैट इज एवरी पर्सन हैविंग अ यूनिक जीनोम सीक्वेंस। तो 1990 में क्या किया था कि इंटरनेशनल के वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इन जून 2000 उन्होंने डिक्लेयर किया, तो दे हैव डिक्लेयर द डिस्कवरी ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन के जो भी जीनोम है, तो उसका कंप्लीट ऑलमोस्ट जो डिस्कवरी है या सीक्वेंसिंग है, तो उसका उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने फाइंडिंग किया। द नंबर ऑफ जीन्स, तो एक जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन में टोटली कितने जीन्स होते हैं, तो ह्यूमन में अराउंड 20,000 to 30,000 जीन्स होते हैं। ड्यू टू जीनोम सीक्वेंस फाइंडिंग, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से क्या हो गया, डिजीज कॉजिंग जो भी जीन्स है उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जेनेटिक डिजीजेस कैन बी डायग्नोज, तो जेनेटिक डिजीजेस है वो डायग्नोज भी की जाएगी एंड प्रॉपरली ट्रीट भी की जाएगी विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा एंड पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, तो नाइट्रोजन बेस अपने बीच में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। रेल्स ऑफ अ डीएनए मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो यानी कि ऊपर से नीचे क्या रहता है, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड डाइस्टर बॉन्ड से एक्जैक्टली ज्वाइंट रहते हैं। तो ये एक्चुअली शुगर है, ये शुगर है, शुगर के बाद ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड के बाद ये मान लीजिए नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, वापिस ये नाइट्रोजन बेस है, उसके बाद एक फॉस्फोरिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड के बाद ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, तो ये शुगर है। तो एग्जैक्टली अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के बाद जो दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसिड होता है या स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, होता है आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल।
इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोस शुगर। तो किससे बना रहता है? तो मान लीजिए डीएनए जो होता है तो डबल स्ट्रैंडेड है। अगर ये ऐसा है स्ट्रक्चर तो इसको क्या कहते हैं हम? डीएनए कहते हैं। उसमें से हमने मान लीजिए एक ही स्ट्रैंड उठा है, तो एक ही स्ट्रैंड उठाने के बाद इसको क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर केस को हम क्या कहेंगे? आरएनए। इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोस शुगर। राइबोस शुगर से बना रहता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना रहता है, देन प्लस नाइट्रोजन बेसेस। तो अगर नाइट्रोजन बेसेस की बात करें तो इसमें रहता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन इसमें रहता है यूरासिल। क्योंकि हमने डीएनए में क्या देखा? डीएनए में देखा हमने थाइमिन, तो थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? यहाँ यूरासिल होता है। अगर हम डीएनए की बात करें या अदरवाइज आरएनए की बात करें तो एक्चुअली जो स्ट्रैंड होता है एक सिंगल स्ट्रैंड रहता है, वो किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। इवन डीएनए का भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि दे कम टुगेदर, दे हैव अ बॉन्ड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। तो उससे क्या बन जाता है? बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आते हैं, बहुत बड़ा उससे मॉलिक्यूल बनता है, और वही मॉलिक्यूल आगे जाके क्या किसका फॉर्मेशन करता है? तो आरएनए का फॉर्मेशन करता है। हम आरएनए की बात करें तो अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं। तो उसमें से जो मेजरली आरएनए है जो हम यहाँ स्टडी करेंगे तो एग्जैक्टली रहता है mRNA। तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन बनाना है तो इसका इंफॉर्मेशन देता है mRNA। तो एग्जैक्टली ये बताता है कि भाई कौन सा एग्जैक्टली प्रोटीन बनाना है। तो उसके बाद रहता है tRNA। तो mRNA ने जो भी इंफॉर्मेशन पास किया है वो पास किया हुए इंफॉर्मेशन पर जो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाएगा, और उसके वजह से जो भी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन यहाँ कैरी की गई है, तो मान लीजिए यहाँ जो भी एक पर्टिकुलर कोड भेजा है तो उसका एंटी कोड कहाँ बनाता है? तो आरएनए बनाता है। तो ये से एग्जैक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो क्या बनाना है? ये mRNA बनाना है, बताएगा। वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा tRNA, और tRNA ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा rRNA के पास। तो rRNA क्या करेगा कि एग्जैक्टली जो भी इंफॉर्मेशन आया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है तो कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन बना के वो बना देगा, उससे क्या बनेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ आरएनए है अलग अलग। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है? तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनली। तो राइबोसोम के पास ये एग्जैक्टली आरएनए रहता है एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनाने का मेजर काम क्या रहता है? तो राइबोसोमल आरएनए का रहता है। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस। तो किससे कैरी करता है? तो mRNA से कैरी करता है। वो इन्फॉर्मेशन किसके पास लेके जाता है? तो rRNA के पास ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है। तो एग्जैक्टली mRNA ने क्या किया है? तो mRNA एक प्रोटीन बनाया है जो न्यूक्लियस में बना है, और न्यूक्लियस से वो इन्फॉर्मेशन tRNA किसके पास लेके गया है? तो वो ट्रांसफर आरएनए लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो मैसेंजर आरएनए ऐसा आरएनए है कि जो न्यूक्लियस में रहता है और वो इन्फॉर्मेशन बनाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। उसका वो एग्जैक्टली एक ही हाफ स्ट्रैंड बनाता है। हाफ स्ट्रैंड कहाँ बनता है? rRNA बनाता है। तो ट्रांसफर ऑफ rRNA यानी tRNA। तो जो भी इंफॉर्मेशन mRNA कैरी करके दी है तो वो कैरी करके किसके पास लेके जाना है? rRNA या राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाने का काम ट्रांसफर आरएनए करता है। तो हम पढ़ेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो मेंडल एग्जैक्टली क्या है कि जो भी जेनेटिक्स है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कह सकता है। तो उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट से उन्हें बहुत सारी फाइंडिंग हो गई। तो ये फाइंडिंग हम पढ़ेंगे। तो एज पर देयर फाइंडिंग जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। तो उनका कहना था कि एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान क्या करता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं? बहुत सारा इक्वल अमाउंट का जो क्वांटिटी जेनेटिक मटेरियल किसको कैरी करते हैं? ऑफस्प्रिंग को। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग कैसा दिखता है? पेरेंट की तरह ही दिखता है। तो जो मेंडल ने एक्चुअली काम किया था पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। तो उसमें से एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मोनोहाइब्रिड जो है, तो मोनोहाइब्रिड पे उन्होंने बहुत पहले एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट किए थे। यू सी दिस। तो उन्होंने एग्जैक्टली बहुत सारे एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। तो एग्जैक्टली उन्होंने 7 ट्रेट लिए थे। शेप ऑफ सीड लिया था, फिर कलर ऑफ सीड लिया था, फिर कलर ऑफ फ्लावर लिया था, उसके बाद शेप ऑफ पॉड लिया था, फिर उसके बाद कलर ऑफ पॉड लिया था, फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर लिया था, और उसके बाद हाइट ऑफ प्लांट लिया था। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो शेप ऑफ सीड है क्या हो सकता है? राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। कलर ऑफ सीड क्या हो सकता है? येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। वैसे ही आपका कलर ऑफ फ्लावर क्या हो सकता है? पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है।
और शेप ऑफ पॉड क्या हो सकता है, इन्फ्लेटेड भी हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। उसके बाद कलर ऑफ पॉड क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है एंड येलो भी हो सकता है। और पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो यहाँ क्या है, एक्सिलरी पोजीशन पे फ्लावर है और यहाँ क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है। और उसके बाद हाइट ऑफ प्लांट क्या पकड़ा है, तो टॉल है और ये प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो डोमिनेंट यानी कि ऐसे ट्रेट की जो एक्सप्रेस करेंगे उनको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट ऐसे ट्रेट है या तो जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे या कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था उन्होंने, जो 6 कैरेक्टर्स थे तो वो तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही रखे थे, लेकिन जो एक कैरेक्टर जो था उन्होंने अलग से चूज किया था। तो क्रॉस बिटवीन द 2 पी प्लांट्स विथ ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो उन्होंने जो शुरुआत में हम जो इसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट ऐसा ही एग्जैक्टली एक ही अलग कैरेक्टर लिया था। बाकी जो 6 कैरेक्टर थे वो क्या थे, सेम टू सेम ही थे। तो पेरेंटल जनरेशन P1 क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट यूज इन दिस क्रॉस। तो एक टॉल ले लिया उन्होंने और दूसरा ड्वार्फ ले लिया, बाकी के जो भी कैरेक्टर दोनों के क्या थे, सेम ही थे। तो टॉल प्लांट डोमिनेंट उन्होंने कहा, तो जो उनका फाइंडिंग निकला बाद में, ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने रिसेसिव कहा। तो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिख के आता है, विजिबल होता है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो तो रहता है अंदर जीन्स में, बट मीन्स एग्जैक्टली क्रोमोसोम वगैरह में, बट लेकिन वो क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या हम उसको विजिबल नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो एग्जैक्टली जो भी रिजल्ट आए थे, ये रिजल्ट हम कैसे दिखते हैं, पनेट्स जो स्क्वायर मेथड है उससे हम देख सकते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिया, उन्होंने फिनोटाइप में एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया। तो जो उन्होंने क्या लिया है, प्योर टॉल लिया है TT, यानी ये भी क्या लिया है उन्होंने, प्योर ड्वार्फ लिया है। तो उसके बाद यहाँ से एक गैमेट आया T, इधर आया से आया स्मॉल t, यहाँ से कैपिटल T, यहाँ से स्मॉल t। तो जो फर्स्ट प्रोडक्शन आया है उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल F1। तो उसका क्या आ गया है, कॉम्बिनेशन TT। तो TT यानी कि जब भी एक कैपिटल T अवेलेबल रहेगा तो वो क्या करेगा, जो दूसरे से जो T है स्मॉल t उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो पेरेंटल जनरेशन P2 सेल्फिंग विथ F1। तो यानी कि F1 के साथ वापस क्या किया, सेल्फिंग करके F1 प्रोड्यूस कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, जो ये TT है इस TT का वापस क्रॉस किया TT के साथ ही। तो इसकी वजह से हमें क्या क्या मिले आउटपुट, तो हमें आउटपुट मिले TT यानी टॉल, कैपिटल T यानी कि टॉल, कैपिटल T स्मॉल t यानी कि वापस टॉल, कैपिटल T वापस स्मॉल t यानी टॉल, एंड स्मॉल t यानी ड्वार्फ। तो हमें क्या मिले, ओवरऑल 3 टॉल मिले एंड 1 क्या मिला, तो 1 हमें ड्वार्फ प्लांट मिल गया। तो ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग था। तो इससे क्या उनको पता लग गया, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो कैसा रहते हैं, हमेशा पेयर्स में अवेलेबल रहते हैं। आज हम उनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं या जीन्स ऐसे कहते हैं। तो जो भी फैक्टर उन्होंने कहा था मेंडल सर ने, तो उसको अभी हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो डोमिनेंट जो जीन होते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल T। उसके बाद रिसेसिव जीन जो है तो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, यानी कि स्मॉल t। तो ये सिंगल अगर T है तो ये क्या हो गया, गैमेट हो गया, और ये स्मॉल t है ये भी क्या हो गया, गैमेट हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन गए, तो ये जीन बन गए, क्रोमोसोमल जीन कह सकते हैं या क्रोमोसोमल पेयर कह सकते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जीन सेपरेट्स। तो जब भी मान लीजिए रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया, तो ये जो कैपिटल T था और ये स्मॉल t था, तो शुरुआत में क्या होगा, इसमें से एक ही आएगा और इसमें से स्मॉल ही आएगा, एक ही आएगा। तो इसमें से एक आ गया, इसमें से एक आ गया। तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड 2 फैक्टर्स T एंड T आर फॉर्म्ड। तो यहाँ से एक जीन, यहाँ से भी एक कैरेक्टर आ गया, यहाँ से भी एक कैरेक्टर आ गया, और ये क्या हो गया, हैप्लॉइड एग्जैक्टली गैमेट बन गए। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 क्या है, तो फिनोटाइप जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप क्या होता है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो अभी हमें दिखता है कि प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, येलो है, ग्रीन है, तो इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो कैरेक्टर देना है, टॉल देना है या ड्वार्फनेस देना है, येलो देना है, ग्रीन देना है, तो ये क्या कौन दे रहा है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर देता है। तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर को ही क्या कहता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप इज नथिंग बट विच इम्पैक्ट द फिनोटाइप इंटरनली एंड फिनोटाइप एक्सप्रेस एक्सटर्नली। अगर हम इसकी बात करें जो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट लिया, तो एग्जैक्टली हमें क्या मिले, उसमें 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला। तो फिनोटाइप रेशो क्या आएगा, 3:1। लेकिन जीनोटाइप रेशो क्या क्या था, तो हमें 1 TT मिला एंड 2 एक कैपिटल T स्मॉल t मिला एंड 1 क्या मिला,
तो टीटी मिला। तो एग्जैक्टली जीनोटाइप्स कितने मिले, 1 2 3 मिले, लेकिन फिनोटाइप कितने मिले, तो फिनोटाइप हमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर मिले उनके एक्सपेरिमेंट से, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था तब। मेंडल सर ने क्या किया था कि एग्जैक्टली उसके बाद मोनोहाइब्रिड के बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस पे भी काम किया। तो जब भी आपके पास मान लीजिए जो भी क्रोमोसोम्स आते हैं, मान लीजिए कैपिटल टी आते हैं, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो यानी कि ये प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। इसको दोनों सेम है तो इसको कहते हैं होमोजाइगस, तो हमें टॉल प्लांट मिलेगा। तो अगर ये यानी इनका जो इनपुट है वो टॉल प्लांट रहेगा। अगर ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो हमें जो इनपुट है तो वो प्योर रिसेसिव का है, तो ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि क्या है दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, तो दोनों क्रोमोसोम सेम ही है। तो ये हमें इनपुट में क्या मिल रहा है, तो ड्वार्फ प्लांट मिला। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या कि हाइब्रिड जो प्लांट है वो जो हमें टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला क्रोमोसोम, तो यानी ये हेटेरोजाइगस कह सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या है, जिसमें भी मान लीजिए डोमिनेंट ट्रेट कैरेक्टर अवेलेबल है, वो क्या करता है, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, टॉल प्लांट ही मिलेगा। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली क्या किया था उन्होंने, यहाँ एग्जैक्टली RRYY यानी कि राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ऐसे एग्जैक्टली उन्होंने पॉट शेप लिया था। राउंडेड येलो सीड, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था, तो उन्होंने क्या लिया था इनपुट में, राउंडेड येलो सीड लिए थे, और दूसरा क्या लिया था, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिए थे। तो राउंडेड किसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राउंडेड विल मेक अ कॉम्बिनेशन विद द ग्रीन। तो RRYY इनपुट में आ सकता है, और इधर भी क्या स्मॉल y आ सकता है। तो यहाँ से हमें एग्जैक्टली क्या मिलेगा, इस 2 R से हमें एक ही R मिल सकता है, और यहाँ 2 Y से हमें एक Y मिल सकता है, कैपिटल Y। यहाँ 2 स्मॉल R से हमें एक स्मॉल r मिल सकता है इनपुट में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, एंड 2 स्मॉल y से हमें एक y मिल सकता है। अगर हम इनका वापस सेल्फिंग करें तो सेल्फिंग करने के बाद हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर हम इसका मान लीजिए पुनेट स्क्वायर भरते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। तो हमें ये एग्जैक्टली 16 आउटपुट मिलेंगे, और ये 16 आउटपुट हमें एग्जैक्टली लिख कर दिखाने हैं। तो ये हम दिखा भी सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली जब भी आप क्रॉस की संख्या या कैरेक्टर की संख्या अलग अलग लेंगे तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट में उतना अलग अलग वेरिएशन आता रहेगा। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इधर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कंसिडरेशन में लिया। तो पेरेंटल जो जनरेशन था तो था राउंडेड येलो सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड उन्होंने इनपुट में लिए थे, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हमें गैमेट कॉम्बिनेशन में क्या कॉम्बिनेशन मिले, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये हमें क्या मिले, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है कि डिजीजेस और डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम। तो जो भी एबनॉर्मेलिटीज है क्रोमोसोम में या म्यूटेशन है जीन्स में, तो इसके वजह से क्या होता है कि डिसऑर्डर हो जाती है। तो कभी कभी इंक्रीज हो जाता है किसी न्यूक्लियोटाइड का नंबर, या डिक्रीज हो जाता है, या डिलीशन हो जाता है, या ट्रांसलोकेशन हो जाता है, या उसमें कोई चेंजेस आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर के क्लेफ्ट लिप, अल्बिनिज्म, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया एक्सेट्रा। तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। तो अगर उस 23 पेयर में या मान लीजिए 46 क्रोमोसोम में अलग अलग चेंजेस आ गए, पर्टिकुलर जीन्स में कुछ चेंज आ गए, तो हमें क्या हो सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है। तो जो 22 पेयर्स होते हैं या उनको सोमेटिक के सेल के जो भी है क्रोमोसोम, तो उसको क्या कहते हैं, एटोसोम्स ऐसे कहते हैं। लेकिन जो 1 पेयर है वो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम है, तो उसको एलोसोम्स ऐसे कहा जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है कि जब भी ह्यूमन जो क्रोमोसोम है इसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से जो भी ये होता है, बीमारी होती है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोमोसोम में आने के बदलाव के कारण जो भी बीमारी होती है उनको क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे कहा जाता है। ह्यूमन जो क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं 44 + XX। अगर मेन की बात करें तो वो होते हैं 44 + XY। तो ये क्रोमोसोम मेन में पाए जाते हैं, ह्यूमन मेन में। मेंडल जो थे तो उन्होंने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ जीन्स फैक्टर्स होते हैं, जिसको अभी हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जैक्टली उसमें से एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा।
तो एग्जैक्टली अगर डोमिनेंट यानी दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट या एक रिसेसिव एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, तो इसमें क्या है, इसमें न्यूमेरिकल चेंज आता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम एटोसोमल क्रोमोसोम यानी कि जो भी क्रोमोसोम सेक्स रिलेटेड नहीं है तो वो स्टेरिलिटी पे यानी फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटोसोमल पेयर, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि अगर नंबर बढ़ जाता है एटोसोमल पेयर का, तो लेकिन जो बच्चा है तो जनरली एक्चुअली बच्चे में पाया जाता है, तो इसमें जो भी है तो फिजिकल एंड मेंटल जो एबनॉर्मलिटी अराइज हो जाती है, और लाइफ स्पैन क्या हो जाता है तो शॉर्टन हो जाता है उन पर्टिकुलर बच्चों का कि जिनमें ये पाया गया है। पढ़ेंगे हम डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका फोटो दिखाया है। तो ये ऐसे जो दिखने वाले जो बच्चे हैं तो इनमें एक्चुअली डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो इट अराइजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग। तो ये सबसे पहली बीमारी थी कि जो क्रोमोसोम में जो भी डिसऑर्डर है या कुछ चेंजेस है उसकी वजह से होने वाली बीमारी है, सबसे पहले ढूंढी गई थी। अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 47th क्रोमोसोम, यानी कि उन बच्चों के पास क्या होता है 46+1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन एवरी सेल, तो हर सेल में क्या हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है 21st पेयर में। तो जो 21st पेयर है तो वहाँ क्या हो जाता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जो भी एक्चुअली बच्चों में होता है जब कंसेप्शन के टाइम, जब एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी ये हो सकती है बीमारी। तो जो ऐसे जो बच्चे जो पैदा होते हैं तो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, शॉर्ट उनका लाइफ स्पैन होता है, उनकी हाइट शॉर्ट रहती है, उनकी नेक जो होती है वाइड होती है, उनका फ्लैट नोज होता है, शॉर्ट फिंगर्स होते हैं, स्कैंटी हेयर होते हैं, सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम होता है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उनकी 16 to 20 ईयर्स होती है। यानी कि उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, खास करके उनका क्या होता है कि पूरा लाइफ स्पैन ही क्या हो जाता है कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डाउन सिंड्रोम। तो जो 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्रोमोसोमल पेयर है, उसमें क्या हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इसके बाद क्या है तो टर्नर सिंड्रोम है, यानी मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो एग्जैक्टली ये क्या है, सेक्स रिलेटेड जो क्रोमोसोम है इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि 44+X, एक जनरली क्या होता है कि यहाँ एग्जैक्टली 2 पेयर पाए जाते हैं, बट यहाँ क्या होता है ओनली X आ जाता है। तो ये जो एक ही X आ जाता है, इसमें जो बाकी का जो X दूसरा पेयर है वो गायब हो जाता है। अराइज ड्यू टू आइदर इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस से आता है ऑफ ओनली 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट, और ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यानी कि इनहेरिटेड भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन में कुछ मैल फंक्शनिंग हो गया तो उस टाइम में भी हो सकता है। तो ये जनरली वुमन को होता है, और जो वुमेन होती है उनका जो क्रोमोसोमल कंडीशन होता है 44+X होता है। जो ऐसी जो वुमेन होती है या लेडीज होती है, फीमेल होती है, वो क्या होती है स्टराइल होती है, दे आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन ड्यू टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। के बाद है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम या लीन फिल्टर सिंड्रोम, ऐसा प्रोनाउंस किया तो भी चलेगा। तो उनमें क्या हो जाता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी कि एडिशनल एक्स ऐड हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली जो मेन है तो मेन में होता है, ये मेल के बच्चों में पाया जाता है। इट अराइजेस इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम, मेन हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, यहाँ एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। क्रोमोसोमल कंडीशन 44+XXY हो जाती है इस केस में। सेक्सुअली ये जो भी मेन रहते हैं या हो जाता है तो आगे बढ़कर वो स्टेराइल बन जाते हैं, एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके वेल डेवलप्ड होते नहीं है। उसके बाद है मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक डिसऑर्डर यानी कि एक पर्टिकुलर जीन्स में ही अगर इनमें दिक्कत होती है तो उनको कहते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर। म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन इनटू डिफेक्टिव वन, तो एक ही जीन क्या हो जाता है डिफेक्टिव हो जाता है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसकी वजह से, उसकी वजह से उनकी जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हचिनसन्स डिजीज, टैसएच डिजीज, गैलेक्टोसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये अलग अलग बीमारी है जो एक पर्टिकुलर जीन्स में क्या हो जाता है एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से मोनोजेनिक डिसऑर्डर होते हैं। हम देखेंगे डिसऑर्डर, तो ये है इसका नाम है एल्बिनिज्म।
तो एल्बिनिज्म में क्या हो जाता है कि जो मेलेनिन होता है तो मेलेनिन का प्रोडक्शन सही से प्रॉपर इम्प्रॉपर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कलर पिगमेंट होते हैं तो कलर पिगमेंट ही अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके हेयर है, आईज है या स्किन का कलर है वो अलग हो जाता है कम्प्लीटली। इसको क्या कहते हैं, अल्बिनिज्म ऐसे कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जो हमारे शरीर में एग्जैक्टली कलर देने का काम मेलानिन करता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो वो एग्जैक्टली ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, तो उसका प्रोडक्शन ही हो नहीं पाता है अल्बिनिज्म के केस में। तो स्किन क्या होते हैं, पेल कलर की हो जाती है, हेयर्स वाइट हो जाते हैं। और आइज है तो वो क्या हो जाती है, आइज का कलर पिंक हो जाता है, क्योंकि जो पीला कलर गिविंग पिगमेंट है वो बॉडी में अवेलेबल नहीं रहता है इसकी वजह से। बाद है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एग्जैक्टली ये जो है तो ये नॉर्मल आरबीसी है। तो ये हाफ काटी हुई है, एग्जैक्टली पूरी होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड में बाइकॉन्केव होती है। और ये क्या हो गई, तो ये सिकल शेप हो गई। यहाँ देखेंगे तो आपको फुल्ली राउंड दिखेगा, ओवल शेप जैसा। और यहाँ क्या है, सिकल शेप आ गया। तो ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली ब्लॉक करता है आर्टरी वगैरह इसको। तो हमें ये पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, माइनर चेंज अगर प्रोटीन में हो जाए या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हो जाए तो क्या हो जाता है, ये डीएनए चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें 6 जो पोजीशन है तो उसमें ग्लूटामिक एसिड का अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड का 6th अमाइनो एसिड होता है, और रिप्लेस हो जाता है वैलिन की वजह से, वैलिन के साथ। तो ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन अमाइनो एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। तो हमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया बीमारी होता है। शेप ऑफ हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव से किस में हो जाता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको ही सिकल सेल एनीमिया ऐसे कहा जाता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन का होता है इसमें बहुत लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लम्पिंग होता है आरबीसी का, डिस्ट्रक्शन होता है एरिथ्रोसाइट का। एरिथ्रोसाइट यानी कि क्या, आरबीसीज। तो ब्लड वेसल जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये डैमेज हो जाते हैं। और ये हेरिडेटरी डिजीज है। चेंजेस इन द जीन्स ड्यूरिंग कंसेप्शन। तो ये एग्जैक्टली ये कब होता है कि कंसेप्शन के टाइम पे ये बीमारी होती है। तो इन दिस केस आइदर फादर मदर, इस केस में क्या होगा, फादर या मदर आइदर अफेक्टेड रहेंगे या कैरियर रहेंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज के। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, कंसेप्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही ये आपको बीमारी हो सकती है। तो महाराष्ट्र की बात करें, और ये कहाँ से होता है, तो मदर फादर आइदर अफेक्टेड रहेंगे या कैरियर ऑफ द डिजीज रहेंगे। तो महाराष्ट्र में जो भी बुक में डाटा दिया है तो उसमें उसके एज पर दैट 2.5 लाख पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। तो महाराष्ट्र में 21 डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट पाए जाते हैं। उसमें से जो आउट ऑफ 21 डिस्ट्रिक्ट, तो 11 डिस्ट्रिक्ट कहाँ आते हैं, तो अकेले विदर्भा के रीजन में ही आते हैं। तो विदर्भा रीजन में आपको सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स से होता है स्वेलिंग होता है हैंड पे, लेग पे, पेन होता है जॉइंट पे, बॉडी एक होता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होता है, कॉन्स्टेंट लो ग्रेड फीवर होता है, कंटिन्यूसली एक्सर्शन होता है, और हमेशा ऐसा एक्सर्शन हुआ है कंडीशन ऐसे लगता है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो करंटली अगर रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ तो नहीं है अवेलेबल फुल प्रूफ कि भाई जिसको हम उसको अवॉइड ही कर सकते हैं। तो जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है तो ये एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन से ही बच्चे में जाता है। तो दूसरा कोई तरीका नहीं है फिलहाल। तो जो रिप्रोडक्शन से अगर जा रहा है तो अगर जो भी कैरियर है या सफरर है तो उसने अवॉइड करना चाहिए शादी उस बंदे के साथ जो आइदर कैरियर है या सफरर है। जो सफरर है तो उन्होंने भी क्या करना चाहिए, डेली एग्जैक्टली फॉलिक एसिड यानी आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए डेली बेसिस पे। दूसरा कोई मेथड नहीं है कि उसको अवॉइड कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए रहता है वो अगर अफेक्टेड रहता है तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गेट डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गेट अफेक्टेड। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन डोनेट करता है, तो एक सेल यानी मदर ही एक सेल डोनेट करती है। तो यानी कि ये बीमारी किसकी वजह से आ सकती है, तो मदर के साइड से ही आ सकती है। दिस डिजीज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। उसका एग्जाम्पल है लेबर हेरेडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये क्या है, एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर क्या है कि अगर म्यूटेशन अगर एक जीन से ज़्यादा जीन्स में है मिनिमम तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर ऐसे कहते हैं। म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन, तो एक जीन से ज़्यादा जीन में उधर क्या आता है, म्यूटेशन आ जाता है।
उसके एग्जांपल उसके एग्जैक्टली बीमारी है मीन्स क्या सिम्टम मीन्स आउटपुट है, तो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक है, स्पाइना बिफिडा यानी कि एक स्पाइनल कॉर्ड की एक बीमारी है। उसके बाद ये छोड़कर भी क्या है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है जिसको हम हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हार्ट डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद एस्थमा, ओबेसिटी, ये अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है बिकॉज म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स एट अ टाइम। तो दिस डिजीजेस अराइज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल एंड डिफेक्ट इन सेवरल जीन्स। तो इसके एग्जैक्टली क्या कॉजेस है ये तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, या उसकी रेमेडीज भी हम उसको एट स्टार्टिंग फेज में भी उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बट क्या है, दिस डिजीजेस आर अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। तो इसका कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का मतलब है कि हम इसको अभी फिलहाल फुल प्रूफली बोल नहीं सकते कि क्या एग्जैक्टली रीज़न रहेंगे कि जिसकी वजह से ये होता है, या उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो दिस इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, डिफेक्ट इन सेवरल जीन्स। टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर। टोबैको कंजम्पशन क्या है, तो टोबैको कंजम्पशन लोग कैसे करते हैं, बाय स्मोकिंग और चुविंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके टोबैको के कंजम्पशन से कैंसर हो सकता है। टोबैको इम्पैक्ट डाइजेशन, टोबैको के इम्पैक्ट से डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, आपके स्लीप पे फ़र्क पड़ता है, स्लीपलेसनेस कंडीशन आ सकती है, लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि आपको कंटिन्यूस खांसी आ सकती है। उसके बाद पेरिकार्डियाइटिस यानी कि आपका जो भी हार्ट है, हार्ट सही से फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद अलग अलग कैंसर हो सकते हैं जैसे लंग्स, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टोबैको कंजम्पशन। तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली कंपाउंड होता है एक निकोटिन टोबैको में। तो ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो जो आर्टरीज होती है, तो आर्टरीज भी उसकी वजह से हार्ड हो जाती है टोबैको कंजम्पशन की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है, कॉजेस आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। जो टोबैको का स्मोक है, इसमें बहुत सारे पॉइजनस कंपाउंड केमिकल्स रहते हैं, जैसे पिरिडिन होता है, अमोनिया होता है, आल्डिहाइड, फ्यूरफोरल होता है, फिर कार्बन मोनोक्साइड होता है, फिर निकोटिन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, पॉइजनस कंपाउंड है कि जो हेल्थ को तकलीफ दे सकता है। उसकी वजह एक्चुअली जब कैंसर होता है तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो कार्बन पार्टिकल जो नॉर्मल टिश्यू है लंग के, तो उसको क्या करते हैं, थिकंड ब्लैक कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स का कैंसर हो सकता है। तो टोबैको के जो भी प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी फॉर्म। यानी कि अगर आपके पास अगर टोबैको का किसी भी फॉर्म का है प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप उसको हमेशा नो कहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपके आसपास भी अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको ये कर रहा है, तो यू शुड रिपोर्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी इमीडिएटली।